स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है पूरा उसको खत्म करेंगे। सूचना के लिए बता दूं, जो प्रकाश का परावर्तन है उसको हमने एक अलग वीडियो में खत्म कर दिया है। इस वीडियो में सिर्फ आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा और वो वीडियो परावर्तन वाला जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ देख सकते हो, बहुत अच्छे तरह से समझाया है। अगर आपको कहीं से पढ़े हुए वो चैप्टर आपको अच्छे समझ नहीं आया है तो हमारा वीडियो बार देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, पूरा इसको मक्खन कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कम से कम 5 मिनट, अगर आप नए स्टूडेंट हमसे पहली बार पढ़ेंगे तो 5 मिनट वीडियो देख के देखिएगा कैसे समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, प्रकाश का मतलब क्या होता है सर? प्रकाश का मतलब प्रकाश एक ऐसी कारक है, मतलब वह कारक जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं दुनिया में, वही हमारा क्या प्रकाश है। ये छोटी बात है, आपको पता होगा। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? आर पार हो जाना। अपवर्तन का मतलब क्या है? आर पार हो जाना। ये सब पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान देखिएगा। देखिए, एग्जाम में आएगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखिए। लिखेंगे जब प्रकाश की एक किरण, ध्यान दीजिएगा, सब पॉइंट एक एक पॉइंट आपको मक्खन की तरह समझाएगा, रुके रहिएगा 5 मिनट। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हो तो अपने पथ से क्या है, भटक जाती है या विचलित हो जाती है। आपको कहीं कहीं मिलेगा विचलित हो जाती है या भटक जाती है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मान के चलिए अभी हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अभी आसपास हमारे क्या हवा है, अब उधर मान के चलिए पानी है, तो हवा में जितना तेज दौड़ रहे हैं उधर पानी है, तो अभी क्या, इधर जो हवा हो गया ये एक अलग माध्यम होगा और साइड में जो पानी है वो भी एक क्या हो गया, अलग माध्यम होगा। तो हवा से अगर पानी में दौड़ेंगे तो हमारा माध्यम क्या है, चेंज हो गया। जब माध्यम चेंज हो जाएगा ना तो हम अपने रास्ता से भटक जाएंगे। समझ रहे ना बात को? तो वही यहाँ कह रहा है, प्रकाश मान लो पहले एक माध्यम में था, फिर दूसरे माध्यम में जाएगा, तो दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपना एरिया छोड़ दिया, तो वो दूसरे एरिया में उसका चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए वो क्या उधर दूसरे में भटक जाएगा, किधर भटक जाएगा, इधर भटक जाएगा, उधर भटक जाएगा, ये इसका होगा। तो समझते हैं इनको। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस जाएगा ना, प्रवेश कर जाएगा ना, तो अपने पथ का मतलब था रास्ता, अपने रास्ता से वो क्या होगा, भटक जाएगा। सीधी सी बात है, वो एक माध्यम मतलब अपने माध्यम में था तो ठीक है, दूसरा में घुस गया तो उसका नहीं चलेगा, तो वो क्या होगा, अपने पथ से भटक जाएगा। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए इधर हवा है, इधर मान चलिए हवा है और ये ले लिया हम कांच ले लिए, क्या ले लिए, कांच ले लिया। अब हवा से मान चलो इसे, यहाँ पर तुम्हारा टॉर्च है, क्या है ये तुम्हारा टॉर्च है, ठीक है। अब इसे तुम क्या कर रहा है, प्रकाश पहले इधर तुम जलाएगा, देखना ध्यान से, सुनो ध्यान से, प्रकाश इधर जलाएगा तो ये प्रकाश अभी हवा में जल रहा है, कांच में नहीं घुसा है, समझो बात को। टॉर्च जो तुम हवा, इधर आसपास क्या हवा है और ये हमारा कांच है, तो अभी टॉर्च जला रहा है तो ये हवा में चल रहा है। अब हवा से जैसे कांच में घुसा देगा ना, तो ये जैसे घुसेगा तो ये कभी इधर भागेगा, इधर किधरों वो भाग जाएगा, वो आगे भी आएगा। तो सिंपल बात कहने का ये है कि अगर एक माध्यम, हवा एक अलग माध्यम हो गया, कांच एक अलग माध्यम हो गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना तो उसका रास्ता क्या है, भटक जाएगा। समझ रहे बात को? ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। अब सर इसके भी टोटल 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। देखिए, पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही स्थल में होते हैं। पहले सुनिए, जिसको पूरा डिटेल में बताएंगे ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया के स्थिरांक होता है। अभी ये दोनों पॉइंट आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, अभी समझ आएगा, रुके रहना है, ठीक है। देखिए, इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। जो हम बोल रहे थे ना कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो यही है। 2 माध्यम है, एगो कोनो सघन होगा, एगो कोनो विरल होगा। यानी कि माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। अगर माध्यम आपको समझ आ जाएगा तो समझिए ये पूरा आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, माध्यम समझते हैं। माध्यम बोलेगा सर माध्यम किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। माध्यम एक ऐसा चीज़ है, लिखना, माध्यम एक ऐसा चीज़ है जिसमें प्रकाश गति भिन्न भिन्न होती है। इसमें प्रकाश की गति भिन्न भिन्न होती है, मतलब या तो तेज हो सकता है प्रकाश की गति, या तो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। उसे हम क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। अब सर माध्यम 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो जाएगा सघन माध्यम, एक हो जाएगा विरल माध्यम। सर सघन माध्यम किसे कहेंगे? देखो, सघन मैंने लिखा है 100 घन सघन, तो सघन न बोलते हैं, घना। तो सघन में एक वर्ड दिख रहा है घन, मतलब घन का मतलब हो गया बहुत सारा क्षेत्र जिसमें बहुत सारा चीज़ भरा हुआ, मतलब भीड़ भाड़ बहुत है, ऐसा समझिए। सघन का मतलब भीड़ भाड़ वाला चीज़। तो जैसे बाजार है, तो बाजार क्या है, सघन एरिया है ना, बोलते हैं। बाजार में उतना स्पीड तुम गाड़ी चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, क्योंकि बाजार क्या है, बहुत सारा लोग जो आसपास में सटा हुआ मिलता है, मतलब उतना दूरी नहीं होता है। तो बाजार क्या है, सघन एरिया। वही तुम फील्ड चले जाओ, फील्ड में क्या उतना लोग सट नहीं रहता, हट रहता है, तो वो फील्ड क्या हो गया, विरल एरिया। तो हम लिखे हैं वैसे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल कम हो,
माने कि प्रकाश जो है ना बहुत स्पीड उसका बहुत कम होगा। सिंपल बात है यार, तुम सघन में कितना उतना स्पीड चल पाएगा, क्योंकि बहुत घेरा हुआ है तो वहाँ तुम स्पीड नहीं चल पाएगा। तो वैसे माध्यम जिनमें प्रकाश कम चल पाए उससे हम क्या है, सघन माध्यम। विरल इसका जस्ट उल्टा। वैसे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल अधिक हो। विरल का मतलब समझ लो फिल्टा जगह, मतलब कि जहाँ की स्पेस बहुत है, जो मन सो कर सकते हैं। से मान के चलो, अभी तुमको अच्छे से समझाते हैं सघन पर एक बार और से। अभी हम जहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कोचिंग में रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बेंच लगा हुआ है, तो इसमें मान के चलो हम तेज़ी भागने का कोशिश करेंगे तो भाग पाएंगे? नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या ये एरिया क्या है, सघन है। वही अगर रोड पे चले जाएंगे तो रोड पे हम तेज़ी से भाग पाएंगे। तो रोड क्या है, विरल माध्यम। तो वही है सघन माध्यम, मतलब प्रकाश कम चल पाएगा, यानी कि हम यहाँ चलेंगे तो हम कम चल पाएंगे, रोड पर चलेंगे तो फिल्टा जगह है, बहुत सारा जगह, तो वहाँ पर तेज़ दौड़ेंगे। तो वही इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो सघन विरल आपको समझ आ गया। अब समझते हैं, देखना ध्यान से। देखिए अब मान लेते हैं इधर हमारा वायु है, क्या है, वायु है, और इधर हमारा क्या है, कांच है, ठीक है। ध्यान से इधर समझना जरा, इधर हमारा क्या है, कांच है, ठीक है। इधर वायु हो गया, इधर कांच हो गया, ये हो गया कांच। अब हमें ये बताओ कि वायु और कांच में कौन सघन होगा, कौन विरल होगा, ये बताओ। आप सिंपल बोलोगे सर वायु माने हवा, हवा में प्रकाश तेज चलेगा, लेकिन कांच में प्रकाश उतना तेज नहीं चल पाएगा। मतलब हवा में टॉर्च बारोगे तो ज़्यादा प्रकाश तेज दौड़ेगा, और कांच में टॉर्च बारोगे तो ज़्यादा प्रकाश तेज नहीं दौड़ेगा। तो जिसमें प्रकाश तेज दौड़ता है उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम। तो हवा में तेज दौड़ेगा तो वायु क्या हो जाएगा, हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब कांच में तेज नहीं चल पाएगा तो ये सर क्या हो जाएगा, हमारा सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर, अब समझिएगा। अब मान के चलो इसको थोड़ा इधर साइड में लिख लेना, ठीक है। मान के चलो अब प्रकाश की किरण, मतलब ये हमारा कोई सूर्य है या बल्ब जला दिए जिससे प्रकाश आ रहा हो, ठीक है। ये प्रकाश आया इससे आया, कोई बात नहीं आता, समझ रहा है। अब जरा देखो ये जो किरण है ना, ये किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब ये सब जो है आपतित किरण क्या होता है, ये सब पहले चैप्टर में ही सब बता दिया। यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी कि वैसा किरण जो किसी सतह पर पड़े उसे भी आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो ये किरण जो आने वाली इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब जरा देखो ये किरण तो भी इधर हवा है, हवा में ही तैर रहा। अब ये घुसने वाला किस में है, कांच में घुसने वाला। मतलब कि सर ये हवा से कांच में घुसेगा, मतलब माध्यम इसका चेंज ना हो गया, पहले हवा में था अब कांच में घुस रहा। तो माध्यम जब चेंज हो जाएगा तो इसका गति भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि माध्यम चेंज होने से गति चेंज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये हमारा जो तुम देख रहे हो इसको मान लेते हैं ABCD, इसको मान लेते हैं ABCD। तो इसका AB जो है ये इसका क्या है, पृथककारी तल है, क्या है, पृथककारी तल। पृथककारी तल माने कि पृथक का मतलब होता है अलग करने वाला, क्या अलग करने वाला। तो हम ये बताओ AB अलग करने वाला आपको नहीं दिख रहा है, AB जो है कांच को इधर अलग कर रहा है और AB हवा को इधर अलग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं AB क्या है, माध्यम को अलग करने वाला एक तल है जिसे पृथककारी तल कहते हैं, या इसको हम अपवर्तक सतह भी कहते हैं, अपवर्तक सतह भी कहते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर समझेगा। अब यहाँ पर क्या आपको एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, अभिलंब। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। थोड़ा इसको सीधा कर लें, इस पर लाना है, ठीक है, इस पर लाना है। तो ये आपका अभिलंब कितना हो गया, 90 डिग्री का, ये आपका अभिलंब हो गया। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखना प्रकाश किससे घुस रहा है, हवा से कांच में, यानी कि विरल से सघन में घुस रहा है। तो विरल से सघन मतलब विरल में तेज चल रहा था कि नहीं, और सघन में कम चल पाएगा। अच्छा किरण तो यही ना आ रहा है, आपको लगा कि ये किरण ऐसे आया तो बिल्कुल ये ऐसे करके सीधा चला जाना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा था सीधा चला जाना चाहिए, लेकिन सीधा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। अगर माध्यम चेंज हो जाए तो प्रकाश का गति जो है वो भी चेंज होगा। इसमें तेज चल रहा था, जिसमें तेज नहीं चल पाएगा। तो इसका रूल है अगर प्रकाश विरल से सघन में जाए तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। समझ रहे बात को, इस पॉइंट को लिख लीजिए। अगर प्रकाश की किरण, इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाए क्या लिखे हैं, अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखिए विरल से सघन में घुस रहा कौन, ये किरण प्रकाश की किरण है। तो देखिए आपको लगा कि ये किरण ऐसे है, बिल्कुल सीधा निकलना चाहिए, ये कांच को चीरते फाड़ते हुए, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। अब ये किरण जो आपका ये पूरा अभिलंब है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो ये AB हमारा क्या है, अभिलंब है। तो ये जो अभिलंब है ना, क्या बोले हैं, देखिए यहाँ बोले हैं
अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या तरफ, अभिलंब की तरफ। तो ये अभिलंब है, देखिए ये किरण जो है बिल्कुल इसके, माने कि ये किरण इसके तरफ मुड़ गया है, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखे हैं, अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर सघन से विरल में घुसे, अगर सघन से विरल में घुसे तो क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। ये पॉइंट लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में खूब आता है ये प्रश्न, ठीक है ना। अब इनको ही बता दें। अब देखिए ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को कोण आई कहते हैं। मतलब कि सर कोण आई मतलब आपतन कोण पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं वो वीडियो देख लीजिए, तब हो सके देखेगा। जिसको वो क्लियर है वो वीडियो तो इसको देख सकता है। अब जरा देखना, ये सर पूरा अभिलंब है और ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण, क्योंकि ये किरण आया इसका यहाँ पर से क्या हुआ, इधर ये थोड़ा सा मुड़ गया, यानी बोल सकते हैं कि अपवर्तित हो गया, क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, अपवर्तित। परावर्तन में क्या होता था, परावर्तित होता था। अब देखिए जरा यहाँ पर कि ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण, तो इसके बीच में कुछ कोण दिख रहा है आपको, इन कोण कहते हैं कोण आर। कोण आर का मतलब हो गया अपवर्तन कोण। अब ये दोनों नियम आपको समझ आएगा बढ़िया तरीके से। पहला नियम सर क्या बोला था कि आपतित किरण, आपतित किरण कौन है, ये वाला आपतित किरण आपको दिख रहा है, आपतित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कौन है, ये वाला, ये छोटका दिख रहा है, ये अपवर्तित किरण, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर आया यहाँ ऐसे ही अपवर्तित हो गया। तो ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। और क्या कह रहा है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, मतलब एक के साइड तीनों होगा। देखिएगा ये हो गया आपका आपतित किरण और ये कर्का वाला हो गया अपवर्तित किरण और ये पूरा हो गया अभिलंब। मान लीजिए ये पूरा एक क्या हमारा बोर्ड है, ये पूरा क्या है, बोर्ड है। तो इस बोर्ड पर ही तीनों ये आपको दिख रहा है जी, पूरा को बोर्ड अगर मान लेंगे, ये बोर्ड पर ही नहीं, यहो दिख रहा है, यहो दिख रहा है और यहो दिख रहा है, तीनों दिख रहा है ना। तो वही लिखे हैं कि तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण का मतलब सर जी होता है रंग। क्या होता है, रंग होता है। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण, देखिए आपतन कोण कहाँ है, ये रहा आपका आपतन कोण, यही कौन है, क्या है, आपतन कोण, मतलब कौन आई, आपतन कोण की जिया। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जिया, जिया का मतलब होता है साइन। क्या होता है, साइन। तो आपतन कोण की जिया। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहाँ है, ये वाला, ये जो आर दिख रहा है आपको, इतना आर दिख रहा है, ये हो गया अपवर्तन कोण की जिया, यहाँ भी साइन के स्थिरांक होता है। देखिए स्थिरांक का मतलब हो गया फिक्स, स्थिरांक का मतलब फिक्स, नियत, नियतांक, स्थिरांक, कांस्टेंट जो बोलिए। तो कह रहा है प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण, आपतन कोण हो गया आई के जिया, जिया मतलब साइन आई, क्या साइन आई, मतलब साइन माने जिया, आई माने आपतन कोण, साइन आई बटे अपवर्तन कोण की जिया, यानी कि साइन आर क्या होता है, स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है, ठीक है। अब जरा देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ सर, जो साइन आई बटे साइन आर स्थिरांक कैसे होगा, ये हमें बताइए। देखिएगा जरा, स्थिरांक का मतलब होता है फिक्स, नियत। क्या होता है, नियत, जो बदलने वाला नहीं है। मतलब कि आई और आर का जो साइन वाला वैल्यू आएगा ना, वो हमेशा एक फिक्स होगा स्थिरांक को। देखिए यहाँ देखिए, मान लीजिए ये जो आई है इसका मान कितना है सर, मान लेते हैं कि 60 है, कितना है 60 डिग्री है। और ये आर का जो कोण बना ये मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो आई का मान 60 है, तो 60 रखिए यहाँ पर, आई का मान 60 रखिए। तो साइन 60 बटे साइन आर कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, तो साइन 30 रखिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो करिएगा √3/2, ये ऊपर चला जाएगा 2/1, तो 2 खत्म, क्या आ गया √3/1, क्या आ गया, ये आ गया हमारा √3/1। तो ये जो √3/1 आया है ना, ये हमेशा फिक्स आएगा। मतलब आपके बार आपका साइन का मान 60 लिए थे ना, आप क्या कुछ ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, कुछ ले लीजिएगा ना, तो ये हमेशा √3/1 ही आएगा, मतलब फिक्स आएगा। वही हम लिखें स्थिरांक होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका दोनों नियम क्या हो चुका है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ देखिए लिखा है प्रकाश किसी विशेष वर्ण, वर्ण का मतलब हो गया रंग। अब प्रकाश में आपको पता है 7 रंग होता है, तो कोई सा भी रंग के लिए कोई एक फिक्स रंग रखना। अगर मान लीजिए लाल के लिए कर रहे हैं तो ये पूरा आएगा √3/1। अब ऐसा नहीं कि लाल के लिए √3/1 आया, अब हरा के लिए भी √3/1 आएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, विशेष वर्ण लाले रखना है आपको, और माध्यम भी फिक्स होना चाहिए। ये अगर हवा ले रहे हैं तो ये कांच, माध्यम भी फिक्स होना चाहिए और आपका रंग भी फिक्स होना, मतलब लाल के लिए कर रहे हैं तो लाल के लिए हमेशा √3/1 के आएगा, हरा के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ अलग आएगा। मतलब ये आप चेंज कर करके जो है ना, कितनों करके देखिएगा तो यही आने वाला। तो वही कह रहा था, इधर स्थिरांक ही आएगा। आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अपवर्तनांक के बारे में। इतना आप पूरा जो है इसको साइड जाता हूँ, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन है, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो दूसरे माध्यम में, यहाँ देखिए, दूसरे माध्यम में मुड़ने की जो क्षमता है ना, वो क्या कहलाता है सर? अपवर्तनांक कहलाता है। देखिएगा अब इनको देख लेते हैं जरा। ये कह रहा है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, बेसिकली दो माध्यम होगा ही होगा, ठीक है। तो पहला माध्यम इधर विरल था, इधर दूसरा माध्यम क्या था? सघन था। तो विरल से जो सघन में जा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ गति में चेंज हो रहा है। तो कितना गति में चेंज हुआ, कितना मुड़ा, कितना टेढ़ा मुड़ा, सीधा मुड़ा, वही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। देखिए ये किरण आपका ऐसे जा रहा था, यहाँ पर क्या अपवर्तन हो गया? तो वो ये ऐसे मुड़ गया। तो ये जो ये मुड़ा है ना, इसी को कहते हैं सर क्षमता है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब इनका भी दो प्रकार होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इनको हम देख लेते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष क्या क्या होता है, तब तक आप इतना नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे का टॉपिक हमारा ये है कि जो अपवर्तनांक आपने समझ लिया पूरा, उसके प्रकार जो देखते हैं, ठीक है। पहला प्रकार होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। अब बात आई सर कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक किसे बोलेंगे, ठीक है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है ना, इसको सिंपल अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। मतलब कि अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले या सिर्फ अपवर्तनांक बोले तो बात एक ही है, अलग होने वाली नहीं है, ठीक है। तो बोल देंगे जब प्रकाश की एक किरण निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करे, किससे? निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करें, तो उसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए इसके लिए सर कंडीशन है, किसके लिए? निरपेक्ष के लिए, कि देखिए अपवर्तनांक होने के लिए कम से कम दो माध्यम चाहिए। कितना माध्यम चाहिए? दो माध्यम चाहिए, तभी अपवर्तनांक होने वाला है कि नहीं। अब देखिए एक माध्यम आपको निर्वात फिक्स लेना है। क्या लेना है? निर्वात आपको फिक्स लेना है एक माध्यम, और दूसरा माध्यम आप कोई सा भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक माध्यम निर्वात लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ लिखे हैं जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी अन्य माध्यम, देखिए लिखे हैं ना यहाँ पर अन्य माध्यम। अन्य माध्यम मतलब आप कुछ ले लीजिए, कांच ले लीजिए, हवा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, बर्फ़ ले लीजिए, तारपीन का तेल ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक निर्वात लेना है, ठीक है। ये कंडीशन है। तो इसे सिर्फ अपवर्तनांक भी कहते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पूछ देगा किस अपवर्तनांक को सिर्फ अपवर्तनांक भी कहते हैं, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है ना, क्योंकि इसका परिभाषा जो है मिलता जुलता है अपवर्तनांक से, ठीक है। और इसे म्यू से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? म्यू से, या कभी कभी एन आपको लिखल मिलेगा, तो एन लिखा मिले या इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। यू मत बोलना, क्योंकि यू तो ऐसे होता है, इसको थोड़ा ऐसे घुमाया गया, तो इसको क्या बोलेंगे? म्यू बोल देंगे, ठीक है। तो या एन लिखा हुआ मिले, म्यू लिखा हुआ बोले, बात एक ही है। सूत्र क्या होगा सर? एन बराबर सी बटे भी। सी क्या है? जहाँ सी बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है? याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है कि निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है? इतने होता है। और ये भी पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो निर्वात में ही होती है। हवा में सबसे ज़्यादा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। वो इसलिए सर ज़्यादा होता है क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं होता है। मतलब ऐसा बोलो कि वहाँ कुछ नहीं होता। निर्वात एक प्रकार का माध्यम हो गया। निर्वात का मतलब हो गया जहाँ कुछ भी नहीं, हवा, पानी, जल, धूल के कण कुछ भी मिला ही ना हो, उसे क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, क्योंकि प्रकाश जो गति करता है ना, उसको गति करने के लिए कोई माध्यम जरूरी नहीं है। तो निर्वात में तो कोनो कुछ है भी नहीं क्या है, इसलिए प्रकाश जो है निर्वात में ज़्यादा चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूत्र लिखें म्यू बराबर सी बटे भी। सी बराबर क्या हो गया? निर्वात प्रकाश, और भी बराबर हो गया अन्य माध्यम में प्रकाश चाल। देखिए इससे ही न्यूमेरिकल आपका सवाल आता है। एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि अपवर्तनांक निकालने के लिए जो है ना 3 फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला। अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करना, एन बराबर लिख लीजिए सी बटे भी, या म्यू बराबर साइन आई बटे साइन। यही 2 ही फॉर्मूला मेट्रिक में होता है। बाकी जो है ना वो आपका ये जो सापेक्ष वाला पढ़ा है ना, ये आपको 12वीं कक्षा में पढ़ना है, ठीक है। 2 ही फिलहाल होता है, एन बराबर सी बटे भी और म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। जैसा इस पर जो न्यूमेरिकल कराएंगे ना, तो आपको दिया जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, इस पर अपवर्तनांक सवाल आएगा। अब देखिए, तो ये समझ गया आप। दूसरा पढ़ते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, इसका मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। देखिए इसका चित्र देखिए, क्या लेना है? एगो आपको निर्वात लेना। मान लीजिए इधर हम निर्वात ले लिए और इधर कुछ ये क्या ले लिए हम? मान लीजिए जल ले लिए। क्या ले लिए?
जल, और इधर क्या है मान लीजिए निर्वात है, क्या निर्वात। तो निर्वात से प्रकाश जाएगा किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, इधर साफ से मैं बना देता हूँ, इसका आप उतार लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से इसमें जो ये चित्र उतार लीजिएगा। देखिए ये बना देते हैं हम थोड़ा, ये हो गया आपका जल, और इधर क्या हो गया निर्वात दे देते हैं, क्या दे देते हैं, निर्वात दे देते हैं। अब मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है, सोर्स है, इससे आ रहा है, ये प्रकाश किरण ऐसे गया 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 यहाँ पर आपको लगा कि सर ये जो है ना बिल्कुल सीधे जाना चाहिए हमारे अनुसार, कैसे जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। लेकिन देखिए आपको सीधा, थोड़ा सीधा नहीं लग रहा है ना, सीधा मैं कर देता हूँ, ये हो गया सीधा। आपको लगा सर जैसे आया इस पानी को चीरते फाड़ते हुए सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। क्यों सर, क्योंकि माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इधर निर्वात माध्यम है, इधर जल माध्यम है, तो दोनों माध्यम हो गया, तो दो माध्यम में क्या होगा, प्रकाश सर अलग अलग होगा। तो देखिएगा अभी यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक अभिलंब बनाएंगे, तुरंत बताए है ना, ये बना दिए हम अभिलंब, क्या बना दिए, ये अभिलंब। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री बनाना है। अब जरा देखिए, आपको लगा कि ये किरण ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाएगा क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। ये निर्वात माध्यम है, जल माध्यम है। अभिलंब बनाते हैं तो निर्वात क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। अभी तुरंत बताए ना, विरल का मतलब क्या हो गया, प्रकाश जिसमें तेज चले, तो निर्वात में प्रकाश तेज चलता है, तुरंत बोले हैं। और जल क्या है, सघन माध्यम, यानी इसमें कम चलेगा। तो जब विरल से सघन में घुसेगा प्रकाश तो किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर। मतलब विरल क्या था, भीड़ भाड़ वाला जगह नहीं था, यहाँ खूब तेज दौड़ता था, आई भीड़ भाड़ वाला जगह आ गया, मतलब उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये किरण जो आ रहा था, ये तुम्हारा कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चित्र जो आप है इसमें उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए इसको। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब दूसरा देखते हैं सापेक्ष अवत्वरण। ये बहुत ईजी है, कह रहा जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से, इसमें आप कोई सा भी दो माध्यम ले सकते हैं, निर्वात भी ले सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि निर्वात आपको लेने हैं, पहला आप दो कोनो माध्यम ले लीजिए। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। समझ ज़्यादा नहीं आएगा ना इससे, अब हम लिख देते हैं। मान लेते हैं, अच्छा अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, किससे, म्यू से। तो इधर रख देते हैं एक, इधर रखते हैं 2, ये लिखने का नियम अपवर्तनांक को, ठीक है। तो ये जो 1 और 2 लिखे हैं ना सर, इसका मतलब ये हुआ कि पहला माध्यम ये हो गया, 1 माने पहला माध्यम, 2 माने दूसरा माध्यम, और बीच में अपवर्तनांक है। ये सापेक्ष को लिखने का तरीका है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम 1 में प्रकाश के चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो एक जो बाएं साइड लिखा जाएगा उसको ऊपर लिखना, जो दाएं साइड लिखा जाएगा इसको लिखना। मतलब कि सापेक्ष का मतलब क्या होता है, रिलेटिव चीज़ होता है। क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चला रहे हैं, आपका दोस्त जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चला रहा है, तो दोनों में सापेक्ष अंतर कितना हुआ, पहुंचेगा ना, वो पहुंचेगा ना, गैप है। तो सापेक्ष का मतलब हो गया रिलेशन बना के, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब माध्यम 1, अब कोई मान लेते हैं, अब इधर मान लेते हैं हम जल मान लेते हैं, जल हटाइए, अच्छा जल मान लिए, और इधर मान लेते हैं ये हमारा बर्फ़ है, ये हमारा क्या है, बर्फ़। ये हो गया जल आपका, और ये हो गया बर्फ़। तो हमें ये बताइए जल में ज़्यादा प्रकाश चलेगा कि बर्फ़ में ज़्यादा चलेगा। तो जल होता है आपका क्या, जल क्या होता है, इसमें प्रकाश ज़्यादा चलेगा जल में, तो जल हो गया आपका विरल माध्यम, और बर्फ़ हो गया आपका सघन माध्यम। तो जल हो गया आपका विरल माध्यम और बर्फ़ हो गया आपका सघन माध्यम। अब देखिए दो माध्यम कोई फिक्स नहीं, जरूरी हम कोई भी ले सकते हैं। तो जल से जैसे बर्फ़ में जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लो अब ये हम प्रकाश की किरण गुजारे यहाँ पर, आपको लगा कि ये बिल्कुल ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा, क्यों, माध्यम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या खींचेंगे, एक अविलंब खींच देंगे। अब किधर जाएगा, ये आपका क्या है, विरल है, और ये सघन है। तो विरल से सघन में जाएगा तो किधर मुड़ेगा, हम लिखा दिए पहले ही, तो अविलंब की ओर ये आपका मुड़ जाएगा। तो ज़रा देखिएगा ये जो मुड़ा है, ये जो मुड़ा है किसके सापेक्ष मुड़ा, अरे इसी के सापेक्ष मुड़ा, पहला माध्यम। तो ये हो गया आपका माध्यम 1, ये क्या हो गया माध्यम 1, और ये माध्यम 2। तो सापेक्ष अपवर्तनांक को समझना चाह रहे हैं, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसे, तो ये एक माध्यम था, इसमें घुस गया दूसरा माध्यम में, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ देखिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब ये जो मुड़ा है ना यहाँ पर, ये जो इसका अपवर्तनांक कितना हुआ, किसके सापेक्ष, इसी के सापेक्ष होगा। अरे दूसरा माध्यम का माध्यम हमेशा दूसरे अपवर्तनांक का होता है, किसका होता है, दूसरे अपवर्तनांक का। तो दूसरे अपवर्तनांक का माध्यम किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो वही लिखे हैं,
1 बराबर माध्यम 1 प्रकाश चाल, 2 बराबर माध्यम 2 प्रकाश चाल, बस इतना ही आपके 10th में ये सब है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो निरपेक्ष सापेक्ष आपका खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन, इतना आप रुके रहिएगा, अभी लिख लीजिए इसको। तो अब हम देख लेते हैं कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। बस 20-25 मिनट और क्लास होगा, फिर आपका पूरा खत्म होगा, धैर्य बना के रखे रहिए, ठीक है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन अब तक आप बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन अब की बार जो है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। इससे कुछ अलग चीज़ भी निकलेगा, वो ध्यान देते रहिएगा। देखिए हम ये बना देते हैं एक आपका कांच, क्या बना देते हैं, ये कांच, ये बहुत बड़ा कांच आपको हम बना, इसका नाम दे देते हैं AB और CD नाम दे दिए कांच। और इधर हम रख लेते हैं हवा, क्या रख लेते हैं, हवा, यानी कि विरल माध्यम हो गया हवा। अब तो ये सब बार बार बोलने की जरूरत नहीं, विरल आपको पता हो चुका है। कांच क्या होगा, सघन हो जाएगा, क्योंकि हवा में ज़्यादा प्रकाश चलेगा, कांच में कम चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप कोई प्रकाश से किरण गुजारते हैं, देखिए वही चीज़ पर, लेकिन थोड़ा सा अलग चीज़ आपको निकल के इसमें दिखेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये मान चलिए प्रकाश इससे आया, ठीक है। अब आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, ये आपको ध्यान से होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं आई बोल सकते हैं, आई माने आपतित किरण। अब जरा देखिए आपको लगा ये जैसे आ रहा है, ये बिल्कुल सीधे चला जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा। आपको ऐसे लग रहा है कि ये पूरा जो है बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ये भी पता है, क्योंकि माध्यम अलग अलग हो रहा है, तो प्रकाश का चाल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब खींच दीजिए आप, यहाँ पर एक सीधा अभिलंब खींचना आपको, ठीक है। ये हो गया आपका अभिलंब, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं D तक हो गया था ना, इसका नाम दे देते हैं E और F नाम दे देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अभिलंब। अब आप हमको बताइए कि विरल से किस में घुस रहा है, सघन से। तो विरल में मतलब विरल में तेज चलता है, सघन में कम तेज चलता है। तो सघन में आएगा तो प्रकाश कम चलने लगेगा। तो आपको लगा ये प्रकाश ऐसे आ रहा है, सीधे चले जाना चाहिए चीरते फाड़ते हुए, लेकिन नहीं जाएगा, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर ये किरण क्या होगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, समझा चुके हैं। अब जरा देखिए इसको थोड़ा जो आगे बढ़ाइए, इस किरण को आगे बढ़ाइए। तो अब देखिए जरा, अब ये किरण फिर इससे कांच से ही बाहर निकलने वाला। अब ये कांच है, तो कांच के इस साइड क्या है, हवा ना है, इधर भी क्या हवा है, तो सर हवा हो गया, तो विरल ये भी हो गया, मैंने विरल माध्यम ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब जरा देखिएगा, पहले कुछ देख लेते हैं। ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर देखिएगा सर, ये सर आपका अभिलंब है, ये आपका अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच को, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को कोण R मतलब कि अपवर्तन कोण कहते हैं, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए ये किरण फिर क्या है, बाहर भी निकलना चाहेगा सर, बिल्कुल बाहर निकलना चाहेगा। अब बाहर निकलना चाहेगा मतलब अभी तो यहाँ तक ये सघन में ही है, अब फिर इधर घुस जाएगा तो विरल ना हो गया। तो सघन से विरल में जाएगा तो इसका क्या होगा, ये पढ़ाए हैं, सघन से विरल में घुसेगा। सघन मने क्या होगा, प्रकाश तेज नहीं चलेगा, विरल मने तेज चलेगा। तो भीड़ भाड़ से अगर फिल्टा जगह में आएंगे तो तेज चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो किरण निकलेगा ना, अभिलंब से दूर भाग जाएगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। तो यहाँ भी एक आप अभिलंब, हमेशा आपको अभिलंब करना ही है जहाँ दो माध्यम आ जाते। तो यहाँ भी एक हम कर देते हैं अभिलंब 90 डिग्री पर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब जरा देखिएगा, इस अभिलंब का दूसरा नाम F तक हो गया था, इसको दे देते हैं G नाम, इसको S। तो GH हमारा सेकंड अभिलंब हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये अभिलंब है तो किससे निकल रहा है, यही किरण निकलने वाला है ना, ये किससे निकल रहा है, अभी सघन में, सघन से विरल में। तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो ये अभिलंब है, आपको लगा कि ये किरण जो है बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा, ये ऐसे दूर भाग जाएगा अभिलंब से, ऐसे करके ये आपका ऐसे दूर भाग जाएगा। इसको मिटा देते हैं, खाली समझाने के लिए बताए थे। तो देखिए ये अभिलंब था, यही किरण निकल रहा है ना, यही किरण जो है ये अभिलंब से क्या बिल्कुल दूर भाग गया, ये दूर भाग गया। ये जो अब जो किरण निकला फाइनली यहाँ से, इस किरण का नाम है निर्गत किरण। क्या नाम है, निर्गत किरण, यानी इमरजेंट रेस को बोलते हैं। तो देखिए घुसा कैसे था, यहाँ से घुसा था और मूर मार के घूम घाम के कैसे निकला है, एकदम यहाँ निकला है। तो घुसने वाले को आपतित किरण, जो फाइनल निकला है बाहर, निर्गत। निर्गत का मतलब होता है बाहर करना, निर्गत का मतलब बाहर से, आप बैंक से पैसा निर्गत करते हैं या निकासी करते हैं तो वही होगा, निर्गत का मतलब बाहर। तो घुसा ऐसे, निकला ऐसे, ये निर्गत किरण हो गया। अब देखिए यहाँ सर फिर बात आ गया, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है और ये निर्गत किरण है, तो इनके बीच भी कोण बन रहा है। तो सिंपल बात है, ये क्या होगा, निर्गत कोण होगा। इसको ई से सूचित करते हैं, किससे, ई से, इमरजेंट रे। तो ई माने निर्गत कोण, ठीक है, ये निर्गत किरण। अब और कुछ पॉइंट निकल रहा है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा एकदम, ये पूरा क्या हो गया, आने वाली किरण आपतित किरण हो गया पूरा ये, और इसको नाम दिए आप निर्गत किरण।
तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी होगा ना उसको हम बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे। तो ये पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को लिख लीजिए। तो ये जो हम पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, ये पूरा आपका आपतित किरण हो गया और ये निर्गत किरण हो गया। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, तो वो दूरी क्या कहलाएगी? पार्श्विक विस्थापन। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, लिखिए। तो क्या लिखेगा? आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मतलब ये इनके बीच। अच्छा, ये रेखा आपतित किरण है, ये रेखा निर्गत किरण, तो ये दोनों आपको समांतर नहीं दिख रहा है। इसको पीछे घसकाइएगा तो ये आपको देखिएगा बिल्कुल समांतर है, कहीं नहीं मिलेगा, ये समांतर बिल्कुल होगा। कैसा होगा ये? निर्गत किरण और आपतित किरण हमेशा क्या होती है? समांतर। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। आपतित किरण निर्गत किरण क्या होती है? आपस में समांतर होती है। देखिए नहीं मिलेगा ये किरण, ठीक है। अब जरा देखिए। अच्छा, ये ऐसा निकला क्यों? हम तो घुसाए थे इसको ऐसे, ये ऐसा निकला इसलिए इस कांच के वजह से। किसके वजह से? इस कांच के वजह से, यानी कि इस सघन माध्यम की वजह से जो है किरण ऐसे घुसा था, ये फाइनली घूम घाम के ऐसे पहले घुमा फिर ऐसे निकला। मतलब देखिए ये निकलना चाहिए आपके हिसाब से बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इधर क्या हुआ, इनको विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब हटाना, विस्थापन मतलब हटाना। आपको पता चला कि ये ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन इस कांच की वजह से ये थोड़ा सा इधर निकला है, यानी कि यही हमारा क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब इसमें हम नाम लिख लेते हैं पूरा। ये कौन आई क्या हो गया? कौन आई हो गया आपका आपतन कोण, ये सब आपको पता ही है। कौन आई क्या हो गया? आपतन कोण। और ये कौन आर क्या हो गया? अपवर्तन कोण। ये आपको दर्शाना है, इसी तरह से ये प्रश्न आता है। और फिर ये कौन आई कौन ई क्या हो गया? देखिए अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कौन को? निर्गत कोण। तो कौन ई बराबर निर्गत कोण, ठीक है। और ई एफ पहला अभिलंब, पहला अभिलंब, ये सब लिखते जाइएगा। फिर देखिए जी एच दूसरा अभिलंब, जी एच क्या हो गया? दूसरा अभिलंब, ये लिख लीजिएगा। और कुछ इसमें नया है। अच्छा, ये जो ए बी है आपका, ये हो गया आपका अपवर्तक सतह। ए बी क्या हो गया? अपवर्तक सतह या पृथक कार्य सतह जो बोलिए, मतलब कि यहीं से ना ये माध्यम अलग हो गया बिल्कुल। अब फिर डी सी लिखेगा, ये हो गया दूसरा अपवर्तक सतह, क्योंकि यहाँ से फिर देखिए सघन और विलन अलग हो रहा है। ए बी से कौन अलग हो रहा है? विरल और सघन। और डी सी से कौन अलग हो रहा है? सघन से विरल, ठीक है ना। तो ये डी सी हो जाएगा आपका दूसरा अपवर्तक सतह, ये पहला ये दूसरा, ये सब लिख लीजिएगा। तो यही आपका क्या था? कांच के आयताकार सिले से प्रकाश का अपवर्तन। अब हम आगे गोलीय लेंस के बारे में देखते हैं, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है लेंस का डेफिनेशन आपको याद रखना, एग्जाम में आता है। लेंस क्या है? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब समझिएगा, देखिए पारदर्शक पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि जिससे कोई वस्तु आर पार हमें दिख जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक पदार्थ। जैसे कि मान के चलिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? पारदर्शक नहीं है, अपारदर्शक है। क्योंकि मान चलिए इस बोर्ड में झांकेंगे, उधर जो भी चीज़ है वो चीज़ हमें नहीं दिखेगा, तो अपारदर्शी हो गया। पारदर्शी मतलब हो गया जिससे आर पार दिख, कांच हो गया। कांच से एक पट्टी से दो पट्टी दिख जाएगा, मतलब एक तरफ से दो तरफ दिख जाएगा, उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। तो लेंस जो है कितने पारदर्शक पदार्थ बना होता है? दो पारदर्शक पदार्थ से बना होता है, समझिएगा। देखिए दर्पण बताए थे, दर्पण का निर्माण कैसे होता था? एक गोला लिए थे, ठीक है, इसको दो भाग में काट दिए थे, तो एक बन गया था इधर हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, और इधर बन गया था अवतल दर्पण। सेम ऐसा ही होगा लेंस में, लेकिन लेंस में आपको दो गोला से बनता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। दर्पण वाला हम पूरा पढ़ाइए दिए, आपको पता है। लेंस वाला ले लेते हैं। तो लेंस में हम दो गोला, एक गोला ये ले लिए, एक गोला ये ले लिए, ठीक है। दो गोला ले लिए हैं। अब देखिएगा इनको क्या करते हैं? बारे बारे से मिटाते हैं। अब इतना इधर काट देंगे थोड़ा सा इसको, ठीक है, इतना भी इधर काट देंगे। अब देखिए कुछ आकृति आपको मिलेगा, तो ये आकृति जो बना है ना, अब इनको क्या करते हैं? यहाँ से थोड़ा मिला देते हैं। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन समझने वाला बात है, टेढ़ा सीधा क्या होगा। तो ये जो बना है ना, इनको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आपके बार दूसरा बनाते हैं। अब दो गोला लेते हैं, फिर से दो गोला लेंगे, क्योंकि लेंस बनाने के लिए सिर्फ दो ही गोला हमें चाहिए। फिर हम इस वाले को मिटा देते हैं, इधर वाले को फिर मिटा देते हैं, ठीक है। इधर वाले को भी मिटा देते हैं इधर। अब देखिएगा, अब क्या ये पूरा मिटा देते हैं। ये जो बना है ना आपको, ये कौन सा लेंस बना है आपका? ये बना आपका
उत्तल लेंस। तो आपने समझ लिया तो उत्तल लेंस का निर्माण कैसे होता है और अवतल लेंस का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो अब उत्तल लेंस का जो है ना, मतलब लेंस के प्रकार एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। देखते हैं कि एग्जाम में पूछ देता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आ जाता है। तो देख लेते हैं। कह रहा वैसे गोलीय लेंस, अब गोला से बना है तो गोलीय लेंस बोलेंगे। वैसे गोलीय लेंस जो किनारों से पतला, देखिएगा इसका, देखिए जरा किनारा यही ना हुआ, ये वाला किनारा हुआ, यो किनारा, देखिए किनारा से क्या कह रहा है, किनारों से पतला। तो उसका किनारा क्या, देखिए पतला है ना, ये भी पतला, ये भी पतला, ये पतला, मतलब किनारा तो पतला होगा लेकिन बीच क्या होगा, मोटा। देखिए बीच मोटा है ना, ये रहा बीच इसका, देखिए बीच कितना मोटा है ना, तो बीच मोटा किनारा पतला, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। अवतल लेंस देख लेते हैं। कह रहा वैसे गोले लेंस जो किनारों से मोटा, अब देखिए इसका किनारे मोटा, ये किनारा देखिए मोटा है, लेकिन क्या है इसका बीच से ये क्या होगा, कहाँ बीच से पतला, मतलब ये बीच देखिए क्या थोड़ा सा ये हटा रहेगा, ठीक है, इससे थोड़ा इसको हटाना, हल्का सा गैप रहता है। ये बीच क्या होगा, देखिए बीच क्या, इसका बीच पतला है, किनारा क्या है, मोटा है। तो किनारा मोटा, बीच पतला, क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस है। और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है ना। अब इसको अभिसारी क्यों बोल रहे हैं, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि उत्तल लेंस किसका काम करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। और अवतल लेंस को अपसारी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। अपसारी मतलब पसारी, पसारी मतलब क्या होता है, फैलाना होता है, तो ये फैलाने का काम करता है, इसलिए अपसारी लेंस ये हो गया आपका अभिसारी लेंस, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब गोलीय लेंस के चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, थोड़ा सा बचा है, खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए हमने देखा था गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, तो जैसा दर्पण में चिन्ह परिपाटी था ना, वैसा ही बिल्कुल इसमें है, कोई अंतर नहीं। अगर आपको दर्पण का चिन्ह परिपाटी याद है तो लेंस का सेम वैसा ही है। अंतर क्या होता है सर, दर्पण में मान चलिए कौन सा दर्पण हुआ, खुद बताओ, पढ़े हो ना, तो ये होता है अवतल दर्पण, हमेशा दाएं साइड को पोतते हैं, ये क्या कर रहे हैं, पोत रहे हैं, कालिप कर रहे हैं। तो दर्पण के बीच वाले पॉइंट को पी कहते थे, मतलब ध्रुव कहते थे। तो लेंस में जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो ये लेंस रहा, इसका भी बीच वाला पॉइंट होगा, इसका भी बीच वाला पॉइंट होगा, मतलब लेंस के बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको ओ से सूचित करते हैं, ये बीच दे देना ताकि हमें दो भाग में बढ़ता है, यहाँ ये ओ हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब गोलीय लेंस के चिन्ह पर आराम है, मतलब कि ये आपका हो गया ओ, इधर हो गया F1, इधर हो गया C1, इधर हो गया आपका F2, इधर हो गया C2। तो आप बोलिएगा सर C1 F1 तो दो स्काई है, C1 को हम 2F1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, और C2 को 2F2 भी बोल सकते हैं। क्यों, C का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र क्या होता है, इसका दोगुना होता है, तो वही लिखे हैं 2F1, या सिंपल आप C1 लिख लीजिए तो कोई दिक्कत आपका नहीं। इधर भी सेम वैसा ही है। अब देखिए ये जो पूरा रेखा खींचे इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय लेंस के लिए, सॉरी चिन्ह परिपाटी यहाँ पर हटा देना, किरण आरेख लिखना, ठीक है ना, किरण आरेख लिखना, चिन्ह परिपाटी गलती से हो गया था ना, किरण आरेख लिखना है गोलीय लेंस के लिए, किरण आरेख मतलब। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, अगर इसके समांतर गुजारेंगे ना, ये मतलब कोई वस्तु है, इसके समांतर गुजारेंगे ना, तो जैसे अब यहाँ पर जाएगा तो अब की बार क्या होगा, अपवर्तन होगा कि परावर्तन, परावर्तन नहीं होगा, वो दर्पण में होता था, इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा, ये फोकस से जाएगा। तो क्या ऐसा ही सिचुएशन नहीं था दर्पण में, ऐसा ही था, दर्पण में भी हम मुख्य अक्ष से गुजारे थे ये वाला समांतर, तो ये भी कहेंगे यहाँ फोकस यहाँ था दर्पण का, तो फोकस हो जाता था। तो सेम इसमें वैसा ही है। अब तलो दर्पण में देखिए, ये मान लीजिए इसका भी हो जाएगा आपका F1 और C1, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, चूँकि ये क्या करे, इसका नाम क्या है, अपसारी, मतलब पसारने काम करता, तो ये इधर चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ गया, लेंस में अपवर्तन हुआ, फैला दिया, मतलब अपसारी कर दिया। यहाँ क्या था, यहाँ पर गया, ये क्या कहता है, फोकस पर इकट्ठा कर दिया। तो इसको देखिए ज़बरदस्ती जब पीछे खींचेगा इस किरण को, तो फोकस पर जा रहा है, तो मतलब मुख्य अक्ष के समांतर खींचेगा ना, या मुख्य अक्ष के समांतर खींचेगा, या तो फोकस पर वास्तविक मिलेगा या तो मिलते हुए प्रतीत होगा, ठीक है, पहला होगा। दूसरा अगर बात करें, अगर प्रकाशिक केंद्र से किसी किरण को अब की बार प्रकाशिक केंद्र से गुजारिएगा ना, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन इसका सीधे हो जाता है, मतलब कोई भी जो है, मतलब ये सीधे जाएगा, कैसे जाएगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। इस पॉइंट को लिख लीजिए, कैसे जाएगा, सीधा, मतलब कि ये इनका बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं होगा, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें अगर गुजारिएगा प्रकाश का, तो ये भी बिल्कुल सीधा चलेगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर फोकस से गुजारिएगा, तो ये जैसे गुजारेगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष क्या है, समांतर चला जाएगा, कोई बात नहीं है। इसमें भी देख लो, इसमें भी अगर आप फोकस से गुजारिएगा, यहाँ पर जाएगा तो क्या अपवर्तन होने लगेगा, तो ये तो आपका किधर चला जाएगा, इधर आपका चला जाएगा।
सॉरी इधर जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको गोलेंस किरण आके सबको लिख लीजिए। एक बार बोल देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा तो फोकस से जाएगा, अगर प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा तो सीधे चला जाएगा, अगर फोकस से गुजरेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ये दोनों के लिए कंडीशन है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया ना तो प्रतिबिंब कैसे बनता है आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए इसके लिए मैं आपको कैप्सूल बताना चाहूँगा। ठीक है, ये हमारा कैप्सूल है, राज सर का कैप्सूल। इसको जो ध्यान रख लेगा समझो ये आसानी से बना लेगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना आता है, क्या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना अगर आपको आता है, जो कि हमने बताया भी है, तो आप उत्तल लेंस से सारा का सारा प्रतिबिंब कर लीजिएगा खुद से। ये कैप्सूल की तरह काम करेगा, राज सर का कैप्सूल की तरह। ठीक है ना, तो अगर आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना नहीं आता है, फिर आपका ये कैप्सूल आपके लिए काम नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, टोटल 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है, सेम मेरे प्यारे साथियों इसमें ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो अवतल दर्पण काम करेगा वो उत्तल लेंस काम करेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अवतल दर्पण में भी पहला कहाँ रखे थे, अनंत पर रखे थे। अच्छा, ये सारा चीज़ हमने इसलिए लिख दिया है कि टाइम कम लगे, है ना, इसलिए मैं पूरा, तो टाइम वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा तो देखने में दिक्कत होगा, है ना। देखिए, पहला चीज़ कहाँ रखे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर हो। अनंत का मतलब क्या हो गया, ये हमारा लेंस हो गया, लेंस से काफ़ी दूर। जैसे हमसे काफ़ी दूर कौन है, सूर्य है, तो बोलते हैं कि हमारी आँख में उत्तल लेंस है, तो उत्तर, फिर भी सूर्य को हम देख पाते हैं ना, मतलब सूर्य हमसे अनंत दूरी पर है। जो अनंत पर रहता है ना, उससे जो किरण आएगा, अब प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, तो उससे जो किरण आएगा ना, वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगा। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हमारा कोई वस्तु मान लो अनंत पर रख दिए इधर बहुत दूर। ठीक है, तो इससे पहला किरण गुजारो, तो ये गुजारें पहला किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजारना। जैसे यहाँ पर जाएगा, अभी तुरंत आपको बोले हैं, अगर किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन की अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद ये कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। अभी हमने तुरंत बताया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। फिर दूसरा असर आप कहाँ से गुजारें, तो हमने बोला है कि वस्तु हम कहाँ रखें, अनंत पर, तो दोनों किरण आपको समांतर ही गुजारना पड़ेगा। तो एक किरण और गुजारते हैं समांतर ही। ठीक है, एक किरण उधर कहाँ, समांतर गुजारते हैं, तो समांतर गुजारेंगे, फिर ये कहाँ से चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा। तो ये किरण और ये किरण कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तो जहाँ पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो लिख देंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, F2 पर, प्रतिबिंब F2 पर बना। ठीक है, फिर प्रतिबिंब कैसा बना है, देखिए वस्तु हमारा इतना बड़ा है और प्रतिबिंब कैसा बना है, मतलब छोटा डॉट जैसा बना है, तो प्रतिबिंब डॉट जैसा बना है ना। और बात करें प्रतिबिंब कैसा बना है, देखिएगा प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब किरणें वास्तव में मिलते हो। देखिए याद रहा यहाँ पर, ये तो अपने से ही मिला, क्या हम ज़बरदस्ती कहीं मिला है, इसको पीछे घींच घाच के नहीं मिला है, तो वास्तव में मिला है, क्योंकि इसका रूल है मुख्य इसके समांतर गुजारेगा तो फोकस से जेबे करेगा, तो इसमें ज़बरदस्ती वाली क्या बात है, इसमें ये वास्तव में रियल में होता है। तो मतलब क्या हो गया, वास्तव में मिला है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और हमने आपको कैप्सूल बता ही दिया, अवतल दर्पण में जो बनता है, अवतल दर्पण में भी वास्तविक बनता है, तो इसमें भी वास्तविक बनेगा, सीधी सी बात है, पहले ही बोल दिया। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए पहला अनंत पर रखा हो, अनंत से थोड़ा नज़दीक रखेंगे, तो नज़दीक कहाँ आएगा, C1 से थोड़ा सा पीछे रखेंगे, तो रखते हैं C1 से थोड़ा सा पीछे ये रखते हैं। ठीक है, अब फिर क्या, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा गुजारना है, तो ये गुजार दिया मुख्य अक्ष के समांतर। सर अपवर्तन हो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आप कहीं से गुजार दो, फोकस से गुजार दो, इससे गुजार दो, कहीं से गुजार दो, है ना। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। और हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से गुजारिएगा तो इसका कहीं अपवर्तन न होकर बिल्कुल जैसे गुजारे हैं वैसे चला जाएगा, पहले बता दिए हैं। तो ये बिल्कुल आपका जो है थोड़ा सा अच्छे से गुजारना है। ठीक है, ये जो आपका बिल्कुल है ऐसे चला जाएगा। तो देखिए ये कहीं मुड़ा दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल सीधा लाइन खींच रहा है। तो ये आपका यहाँ पर मिला है 2 किरण, तो जहाँ पर मिला वहीं पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, F और C2, यानी F2 और C2 के बीच बना है। प्रतिबिंब F2 एवं C2 के बीच बना। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बना है, वस्तु देखिए कितना बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा बना है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना। और प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, क्योंकि रियल में मिला है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है।
वास्तविक के साथ क्या बना, देखिए इसका ये वाला चीज़ ऊपर था, इसका ये वाला चीज़ नीचे हो गया, तो वास्तविक के साथ हमेशा क्या आएगा, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना, तो 2 हमने देख लिया। अब देख लेते हैं तीसरा केस, ठीक है। तीसरा में क्या है इधर कि जब वस्तु C1 पर हो, मतलब अब हम क्या बोले, प्रतिबिंब वस्तु को आगे बढ़ाते जाइए। अब की बार कहाँ रखे थे, C1 से पीछे रखे थे ना, अब वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ C1 अपना आएगा, इसीलिए तीसरा केस में कहाँ रखेंगे, C1 पर रखेंगे। तो C1 पर आप रख दीजिए, ये हम C1 पर रख दिए। अब देखिए जितना वस्तु को इसमें सटाते जाइएगा ना उतना बड़ा बनते जाएगा। देखिए अब पहला किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है, बात ठीक है। अब दूसरा आप या तो इससे गुजार लो या तो इससे गुजार लो। अब की बार आपको इससे गुजार के दिखाते हैं ना, इससे गुजार के दिखाते हैं। तो ये अगर आप फोकस से गुजारिएगा तो यहाँ पर आने के बाद अभी तुरंत बताए ना कि फोकस से गुजारने के बाद अपवर्तन यहाँ पर होगा, तो कैसे जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तुरंत बताएं। तो ये आपका चला जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर मिला ये, तो जहाँ पर मिला वहीं पर प्रतिबिंब बना। मतलब ये जो बिल्कुल है C1 पर रखे हैं तो C1 पर ही बनेगा, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब C2 पर बना, प्रतिबिंब C2 पर बना। प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु के बराबर बना। अब बोलेगा सर ये तो वस्तु से बड़ा दिख रहा है, ध्यान रखिएगा ये किरण खींचने में हमको दिक्कत हो गया, लेकिन जब रियल में प्रैक्टिकल अगर हमको पास अवतल लेंस उत्तल लेंस होता तो करके दिखाएं, बिल्कुल जैसा है ना वैसा बनता है ना ये कंडीशन। क्योंकि अवतल दर्पण में भी क्या था कि अगर आप इसको पेंसिल से खींचेगा तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, बराबर आएगा ना, इसको ध्यान किरण खींचने में हल्का दिक्कत हो जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, बराबर बना, प्रतिबिंब बराबर बना है, बराबर बना है, किसके बराबर बना है, वस्तु बराबर। और प्रतिबिंब कैसा बना है, रियल में मिला है तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक कोमा उल्टा, सब लिखते जाइएगा है ना। अब देखिए C1 पर रखे, अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ आएगा, C1 और F1 के बीच कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, यही ना आएगा, तो C1 F1 के बीच यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहला किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर इधर गुजार दीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। तो सीधा कर देना, ये देखिए हमको खींचने में दिक्कत हो जाता है तो पेंसिल से खींचेगा तो सीधा होगा। दूसरा नंबर कहीं से गुजार दीजिए, चलिए प्रकाशिक केंद्र से गुजार के आपको दिखाते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारिएगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजारिएगा, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारने का क्या तरीका है, बिल्कुल सर वो सीधे चला जाएगा, बिल्कुल मतलब कि जैसे इसको गुजारे थे बिल्कुल सीधे चला जाएगा, है ना, सीधा। तो कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तो इसको इधर थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए और तो ये आपका यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना है, C2 के पीछे, प्रतिबिंब C2 से परे बना है, C2 से परे बना है, परे का मतलब हो गया पीछे या आगे आप बोल सकते हैं, या C2 का आगे लिख दीजिए भी ठीक है आपका। और प्रतिबिंब कैसा बना है, देखिए अब की बार वस्तु से बड़ा बना है, क्योंकि हम बोले हैं जैसे वस्तु को सटाते जाइएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बना था, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है। और कैसा बना है, वास्तविक, तो आपको पता है प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक कोमा उल्टा बना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा देखिए आप कि जैसे वस्तु अगर अनंत पर था, काफ़ी दूर था, तो काफ़ी छोटा बना, मतलब वस्तु को जितना दूर रखिएगा लेंस से या दर्पण से वो छोटा बनेगा, सटाते जाइएगा धीरे धीरे वो बड़ा बनते जाएगा। अब देखिए अनंत पर रखे थे तो छोटा बना, फिर अनंत से थोड़ा आगे बढ़ाए, C1 से पढ़े तो देखिए थोड़ा सा, अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं बना था, थोड़ा छोटा बना था। अब थोड़ा सा इसको C1 पर रख दिया तो कहने के बराबर बनने लगा, अब बराबर बनेगा फिर उससे बड़ा बनेगा, तो अभी और बड़ा बनते जाएगा, है ना। तो 4 केस हो चुका है, अब देखते हैं 2 केस और जो बचा है। लेंस में टोटल 6 होता था, अब 5वां 6ठा देख लेते हैं क्या कहता है। हमने पहले ही बोल दिया अगर आपको अवतल दर्पण पता है तो उत्तल लेंस आपको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो 5वां केस में क्या होगा, अब की बार थोड़ा सा वस्तु को और आगे बढ़ाए थे, चौथा हम कहाँ रखे थे, C1 और F1 के बीच रखे थे, अब और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा F1 पर, तो वही लिखें जब वस्तु F1 पर हो। तो देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए F1 में मतलब यहाँ रख रहे हैं, यहीं रख रहे हैं, कुछ भी हो जाए, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना ही है, तो ये हम गुजार दें मुख्य अक्ष के समांतर, कैसे जाएगा ये, या जाएगा फोकस से, ठीक है। अब दूसरा आप गुजार लो इस प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारने का नियम क्या है कि ये बिल्कुल सीधे चला जाएगा। अब जरा देखिए ये किरण जो है, अब ऐसा तीर क्यों दे रहा है, क्योंकि इधर जा रहा है, इसमें ऐसा तीर क्योंकि इधर जा रहा है, तो ये किरण कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो कहीं नहीं मिलेगा तो कम से कम अब ये बढ़ते जाएगा तो अनंतों पर जाके मिलेगा ना, तो अनंत पर जाके मिलेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आखिर अनंत पर भी मिल रहा है तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि अपने से मिलेगा, तो अनंत पर जाके मिलेगा तो वास्तविक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा बनेगा, ठीक है। और जरा देखिएगा, अब जरा इसको पीछे भी जब खींचेगा तो पीछे भी नहीं मिलता, मतलब ज़बरदस्ती भी बनाना चाहे तो पीछे भी ये नहीं मिलता है, इसलिए जो है ज़बरदस्ती बनने का कोई संभावना नहीं है। अब अनंत पर जाके ये किरणें दोनों मिलेगी, इधर बढ़ाते जाएंगे अनंत पर जाके मिलेगा, तो अनंत पर तो प्रतिबिंब और बड़ा बनेगा, तो लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा, कैसा बनेगा, आवर्धित,
आवर्धित का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा। आवर्धित का मतलब काफ़ी बड़ा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा। और कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जाकर? अनंत पर। ये तो नहीं लिखे थे। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। छठा देख लेते हैं। अब F1 पर रखे तो थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो हमारा वस्तु यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब कि F1 एवं O के बीच। O के बदले यहाँ प्रकाशिक केंद्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि O को बोलते हैं वही कहते हैं। तो पहला क्या? पहला किरण मुख के समांतर हमेशा कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा किरण फिर आप इससे गुजारो, तो इससे गुजारेंगे तो ये जाएगा आपका, मतलब थोड़ा रुक जाओ, आपको जो है ना एग्जाम में पेंसिल से ये गुजारना। ठीक है, तब तक गलती ना हो। अब जरा देखिए, इधर तो ये किरण नहीं मिलता है, इधर ये किरण बढ़ाएंगे ना तो नहीं मिलता है, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पर, जब इसको पीछे ज़बरदस्ती बढ़ाते हैं, देखिए ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वास्तव में इधर जा रहा है, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती इधर करते हैं, ज़बरदस्ती बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो देखिए ये कहीं ना कहीं जाके मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ है? यहाँ पर मिल जा रहा है, तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये इधर से खींचते हैं लाइन, इस तरह से है ना, जहाँ पर मिलेगा इधर से नीचे लाइन खींच देना है, इधर बनेगा तो यहाँ से खींच देना है। तो देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना। इसमें कोई ये नहीं है कब को लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं ना। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, से बड़ा बना है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक तो नहीं बनेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती बना है। ज़बरदस्ती बनाने में कौन सा बनता है? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। आभासी बनता है। अच्छा, आभासी के साथ क्या बनेगा? देखिए सीधा बनता है, ये इसका ये जो नोक है ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो मतलब आभासी है तो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा। वास्तविक के साथ उल्टा बनता है, आभासी सीधा। और प्रतिबिंब किधर बना है? लेंस के बाएं ओर। देखिए ये लेंस है, इधर हमारा बायां हाथ हो गया तो बाईं ओर, इधर दायां हाथ हो गया दाईं ओर, तो बोल सकते हैं प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बना, बाईं ओर बना है ना। या आप ये भी लिख सकते हो जिधर बस यानी कि वस्तु की ओर बना है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो आपका उत्तल लेंस जो है पूरा खत्म हो गया। यही सेम कंडीशन अवतल दर्पण में भी था, आपने अगर देखा होगा तो। ठीक है, अब देख लेते हैं अवतल लेंस। अब देखो इसमें भी एक कैप्सूल है। अगर आपको उत्तल दर्पण पता है तो अवतल लेंस से पता है। उत्तल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनता था? मात्र 2 बनता था। तो उत्तले दर्पण का काम कौन करता है? हमारा अवतल लेंस करता है, इसीलिए तो इसको अपसारी लेंस बोल रहे थे ना। ठीक है ना, तो इसमें भी पहला वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत पर ही रखेंगे। तो अनंत पर रखने के बाद क्या होता है आपको पता ही है, मतलब काफ़ी दूर इससे रख रहे हैं, अनंत पर लेंस से काफ़ी दूर, मान चलो यहाँ हम रख दिए। तो अनंत पर रखने की कंडीशन क्या है? दोनों किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर है, मतलब अनंत पर जो भी वस्तु रहेगी उससे समांतर किरणें ही हमारे आंखों तक, मतलब लेंस या दर्पण तक पहुँचता है ना। तो लेंस तो यहाँ पर लेंस पहुँचेगा, तो एक किरण ये गुजार दो, तो अब बताओ यहाँ पर इसका क्या होगा? उत्तल लेंस में क्या होता था? जैसे इसको देखो ऐसे यहाँ पर गुजारते थे तो ये फोकस से जाता था, मतलब ये ऐसे हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ये इसका दूसरा नाम क्या है? अपसारण है जी। अपसारण मतलब पसारे, मतलब फैलना। तो ये क्या करेगा? तुमको फैला देगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा। ठीक है, अब इनको ज़बरदस्ती पीछे खींचेगा इस किरण को, तो ज़बरदस्ती पीछे खींचेंगे तो यहाँ पर फोकस पर आएगा, ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। अब एक किरण से तो काम नहीं ना चलेगा, दूसरा किरण भी करते हैं। अनंत पर रखे हैं तो दोनों किरण कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर। फिर ये करो, फिर ये आपका इधर चला जाएगा, क्योंकि फैला रहा है। देखिए यहाँ पर गया, इसको फैला दिया इधर। अब फिर इसको भी ज़बरदस्ती पीछे खींचिए, तो ज़बरदस्ती पीछे खींचे कहाँ मिलेगा? फोकस पर, मतलब ज़बरदस्ती खींचने पर मिला है। ज़बरदस्ती खींचने पर मिलता है तो क्या बोलते हैं? आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी कॉमा सीधा बना, या आभासी तथा सीधा बना, जो लिख सकते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बना है? F1 पर बना है। प्रतिबिंब F1 पर बना। और प्रतिबिंब जो है वस्तु, देखिए वस्तु हमारा इतना बड़ा है, तो ये क्या बना है? इधर डॉट जैसा, प्रतिबिंब डॉट जैसा बना। ठीक है, खत्म हो गया ये। दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि 2 ही केस होगा। उत्तल दर्पण कैसा काम करता है ना। अच्छा, आप बोलेगा सर इधर F2 सब नहीं लिखे हैं, इधर लिखे हैं। वो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि जो इसमें जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? हमेशा लेंस के बाईं ओर, मतलब जिस ओर वस्तु रखिएगा उधर ही बनता है। तो इधर F2C2 आप दे भी सकते हो तो गलत नहीं है, लेकिन देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इधर एक को प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए जो हमें नहीं देते हैं ना। चलिए, अब दे भी सकते हैं तो गलत नहीं है वो। इसको देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, मतलब कि अनंत इधर दूर हो गया, प्रकाशीय केंद्र ये, इन दोनों के बीच ही रखना, और कोई पॉसिबल नहीं होता है ना। अवतल लेंस में और कोई पॉसिबल नहीं होता है, तो किधर रख लीजिए आप? इधर रख लेते हैं। कह रहा है अनंत, अनंत मतलब इधर दूर हो गया, लेंस से काफ़ी दूर, और प्रकाशीय केंद्र मतलब ये होगा, इन दोनों के बीच रखते हैं। तो पहला किरण का मुख्य अक्ष के समांतर ये गुजार दिए, तो ये आपका ऐसे चला जाएगा। इसको ज़बरदस्ती पीछे खींचेगा तो कुछ ऐसे होगा। अब एक किरण आप प्रकाशीय केंद्र से गुजार दीजिए, तो प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो ये क्या होगा? बिल्कुल सीधे चला जाएगा, है कि नहीं।
तो कहाँ पर मिला ये, यहाँ पर मिला है, तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासीय बनेगा क्योंकि ज़बरदस्ती बना है। अच्छा, ये जो किरण ऐसे गया है, इधर चला गया प्रकाशीय किरण से गुजरने के बाद, तो इसका कहीं विचलन नहीं हुआ। अब ज़बरदस्ती आप फिर भी इसी लाइन को पीछे खसकाइए, फिर भी तो यही ना मिलेगा जी। तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बना, सीधा बना। प्रतिबिंब वस्तु से, देखो ये वस्तु है छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। और किधर बना है, प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर ही बना है, प्रतिबिंब लेंस के, या आप ये लिख सकते हो कि O और F1 के बीच बना है, प्रतिबिंब F1 एवं O के बीच बना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया उत्तल लेंस अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपका ये खत्म हो गया। अब एक पढ़ना है आवर्धन और एक पढ़ना है लेंस की क्षमता, फिर आपका चैप्टर खत्म। रुके रहिएगा बस 5-6 मिनट। कर लेते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन के बारे में हमने दर्पण में भी पढ़ा था, तो वही डेफिनेशन है जो उसमें, अगर वो आपको पता है तो ये भी पता होगा। सिंपल आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन का। पूछता है कि आवर्धन का मात्रक होता है, तो नहीं, ये मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जरा, इससे m सूचित m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। अब इसका मतलब क्या है, h डैश इसको बोलते हैं h डैश, तो इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। h डैश का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और खाली h का मतलब क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का मतलब बट है। अब v का मतलब क्या हो गया, v मतलब होता है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। ये आप लिख लीजिए, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी। ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें काम आएगा ये सूत्र पूरा। ठीक है, आवर्धन का सर मतलब आखिर पूरा हुआ का है, तो डेफिनेशन हो गया। देखिए, आवर्धन का मतलब सीधा सीधा होता है कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो कितना गुना बड़ा बना, कितना गुना छोटा बना, यही हमारा क्या होता है, आवर्धन होता है। ठीक है, आवर्धन कुछ कंडीशन है। अगर आवर्धन का मान m मतलब आवर्धन, अगर आवर्धन का मान 1 आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अगर आवर्धन का मान यानी m का मान 1 से छोटा आ जाए, यानी 1 से छोटा मतलब 0.9 आ जाए, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बना होगा ना, वस्तु से छोटा बना होगा। ठीक है, अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। न्यूमेरिकल जब इसका करेंगे तो उस समय सब खटाखट समझ में आएगा। अभी आपको ये याद कर लेना, उस समय काम आएगा ये। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका आवर्धन। लेंस की क्षमता, इसका मात्रक जो है मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है, ध्यान रख लीजिएगा, मात्रक विहीन होता है। वो इसलिए होता है, बता देते हैं। देखिए, m बराबर h डैश बटा h होता है ना, h मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर, और वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर कटिए जाएगा, कहाँ कुछ, तो कुछ मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं लेंस की क्षमता क्या होता है। देखिए, सिंपल बात है, लेंस की क्षमता, क्षमता मतलब क्या हो गया, पावर। किसका पावर, लेंस का पावर। तो सीधा सा बात है, देखिए आँख में जो हमारा लेंस है ना, तो हमारा आँख में जो लेंस है, हम देखिए दूर की वस्तु भी देख पाते हैं और जो हमारे नज़दीक होता है वो भी देख पाते हैं। तो ये हम कैसे देख पाते हैं, दूर के लिए आँख थोड़ा देखिए ऐसे करिएगा देखने के लिए, ऐसे कुछ है क्या आगे, ऐसे करके देखिएगा, तो मतलब क्या, कुछ ना कुछ आपका लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और नज़दीक है तो ऐसे ये देख लेंगे, अरे ये है, इसे मान लो सटा देखो, ऐसे करके ना देखिएगा आप। तो मतलब नज़दीक भी देखने के लिए आपको लेंस का फोकस दूरी में चेंज होता है, और आपका क्या कहते हैं, दूर का लेंस में, दूर को वस्तु देखने के लिए भी लेंस के फोकस में चेंज करना पड़ता है। तो यही जो क्षमता है ना लेंस को चेंज करने का, यही हमारा क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित, अभिसारित का मतलब इकट्ठा करना, अपसारित का मतलब फैलाना। तो कितना अभिसारित करने की क्षमता है, कितना अपसारित करने की क्षमता है, यही क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। इसे P से द्वारा सूचित करते हैं। P बराबर क्या होता है, 1/f। अब यहाँ समझो जरा, अब ये जो सूत्र हुआ, ये सूत्र आपको न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा। ठीक है, अगर आप बोलेगो तो न्यूमेरिकल में मैं इसका भी करा दूंगा, है ना। देखिए, P और F में यहाँ पर संबंध कैसा, अगर तुम्हें कोई पूछ दे तो क्या संबंध है, व्युत कर्मानुपाती। क्या संबंध है, व्युत कर्मानुपाती। अब सर व्युत कर्मानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत कर्मानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अब देखिए यहाँ पर, अगर P का मान ज़्यादा हो जाएगा ना तो F अपने आप कम हो जाएगा। बात सही है। अगर F ही कम है, P ज़्यादा होगा, F ज़्यादा ये कम, मतलब किसी अगर मतलब इसको ज़्यादा करेगा ना ये अपने आप कम होगा, अगर इसको ज़्यादा कर रहे तो अपने आप कम होगा, समझ रहे ना। तो वही बात है, इसे क्या बोलते हैं, व्युत कर्मानुपाती बोलते हैं। फोकस दूरी अगर आपका कम हो जाएगा, F माने फोकस दूरी। अच्छा, एक चीज़ लिखा है यहाँ कि जो फोकस है मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में।
सवाल जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेंटीमीटर में दिया रहता है लेकिन मीटर में बदलना पड़ता है ना। अब ये हो गया आपका पी। तो लेंस की क्षमता का मात्रक लीजिए क्या होता है, डायोप्टर यानी कि डी, DIOPTER, डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से जो पूरा चैप्टर खत्म होता है प्रकाश का अपवर्तन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो भी हमने पढ़ा है सारा चीज़ समझ आया होगा। अलग सब टीचर से हमने आपको अलग पढ़ा है बिल्कुल डिटेल में। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया होगा कि सर यहाँ हमें दिक्कत आ गया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 12वीं कक्षा का भी 11वीं कक्षा का भी तैयारी कराया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।